हेलो। हेलो हेलो। हेलो हेलो। ठीक है। क्या हाल चाल है? ठीक है। अनुलोम विवाह क्या है, प्रतिलोम विवाह क्या है? जब ऊपर का वर्ण अपने से नीचे विवाह करे। आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है सबको? एकदम शोर बंद करिए। जब ऊपर के वर्ण के लोग अपने से नीचे विवाह कर लें, उस विवाह को कहते हैं अनुलोम विवाह। क्या कहते हैं? अनुलोम विवाह। मतलब अगर आप देखें तो सबसे अधिक विकल्प किसके पास है? ये विवाह यहां भी कर सकते हैं, यहां भी कर सकते हैं, यहां भी कर सकते हैं। ठीक। अब जो प्रतिलोम विवाह समझिए। अगर प्रतिलोम विवाह की मैं बात करूं, अभी किसी ने प्रश्न पूछा इसलिए बता रहा हूं आपको कि जो प्रतिलोम विवाह का मतलब क्या है, कि अगर यहां का व्यक्ति ये कहे कि हमें प्रेम है यहां या यहां या यहां, तो वो विवाह क्या होगा? मतलब अगर ये वर्ग का व्यक्ति अगर ऊपर शादी कर ले, इसमें कर ले, इसमें कर ले, तो इसको कहेंगे प्रतिलोम विवाह। ठीक है। अगर ये छत्री भी ऊपर कर ले, ये भी प्रतिलोम विवाह ही होगा। अब एक बात समझिएगा, अनुलोम विवाह को स्वीकार किया गया, मतलब अगर आप करें तो रासलीला। इसका मतलब तो यही है ना। आपने किया विवाह तो कोई समस्या नहीं, जो बड़ा व्यक्ति है वो कुछ भी करे उसको मान्यता है, और छोटे व्यक्ति को कभी कोई मान्यता मिली नहीं। तो इसको सुन लो कि अगर आप ऊपर का जो स्ट्रक्चर देखेंगे कि इनके द्वारा अगर तीनों वर्णों में विवाह किया जाए तो अनुलोम विवाह है, जो ब्राह्मण वर्ग के द्वारा किया गया, या क्षत्रिय का अपने नीचे किया गया, शूद्र में किया गया। लेकिन अगर शूद्र ने कर लिया, और छोड़ दो शूद्र की, ये क्षत्रिय विवाह कर ले ऊपर, तो कोहराम मच जाएगा। उस विवाह को ये लोग अपने यहां स्वीकार नहीं करेंगे, उसको प्रतिलोम विवाह कहेंगे। और यहां एक बात और समझना पड़ेगा, अनुलोम विवाह के बच्चों को स्वीकार किया गया, इनके बच्चों को स्वीकार किया गया, लेकिन इनके जो बच्चे हैं जो इस तरीके से विवाह होगा, उनके बच्चों को भी समाज में स्वीकार नहीं किया गया। मतलब स्वीकार्यता भी नहीं रखी गई कि अगर आपने विवाह कर भी लिया गलती से, तो आपके बच्चों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। और ऐसे बच्चों के लिए अगर आप देखेंगे तो एक नई जनजाति बनाई गई कि आप अलग रहेंगे समाज के। मतलब जो लोग गांव के बाहर रहेंगे, ये इनको कोई नहीं देखेगा। मतलब समाज की एक पूरी परंपरा ही अलग कर दिया गया। अनुलोम विवाह तो ठीक है, लेकिन प्रतिलोम विवाह कोई नहीं कर सकता। क्या क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया।
हाँ, अरे भाई पुरुष करे या महिला करे, अगर जो विवाह करेगा वो तो पुरुष ही करेगा, जो विवाह करेगा वो तो पुरुष ही करेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कोई जो ब्राह्मण महिला है वो उसने विवाह कर लिया नीचे, जैसे डॉक्टर अंबेडकर की शादी हुई, समझिए डॉक्टर अंबेडकर की शादी हुई, जो महाराष्ट्र की एक जो ब्राह्मण थी उन्होंने विवाह किया, तो वो प्रतिलोम विवाह था। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर बहुत बड़ी हस्ती हैं, ये सब चीजें उनके लिए है जिनके पास कोई शक्ति युक्ति नहीं है। जिसके पास शक्ति है उसके लिए सब नियम, सारे नियम टूट जाते हैं। जिसके पास शक्ति है उसके लिए कोई नियम नहीं। आप देखिए हायर क्लास में जो बॉलीवुड के एक्टरों को देख लीजिए, है कि नहीं, अभी की बात करिए, एक भी ऐसी बातें नहीं चल रही हैं। पहले था कि हायर क्लास के लोगों ने यह कहा कि हमेशा हमने क्या नियम बनाया कि लड़कियां अपने से ऊपर में नहीं नियम बनाया, अगर जो नीचे में शादी कर दिया तो क्या दिक्कत आएगी, क्या दिक्कत है इसमें। समाज में कुछ विशेषाधिकारों की बात हुई और विशेषाधिकार सबसे ज्यादा ब्राह्मणों के पास था, पुरोहित वर्ग के पास था, वो विशेषाधिकार छोड़ने को तैयार नहीं थे। इसीलिए बहुत लोगों को शिक्षा भी नहीं दी गई। अगर शिक्षा मिलेगा तो अधिकार मांगोगे कि नहीं मांगोगे? शिक्षा पहली शर्त है अधिकार की। भारत में अधिकार कभी नहीं मांगा लोगों ने, क्यों? क्योंकि शिक्षा नहीं रही। लेकिन आप एंशिएंट टाइम में देखेंगे तो भारत में अगर आप देखते हैं तो ऐसे ऐसे विश्वविद्यालय हैं, तक्षशिला विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय, यहां पर पढ़ने वाले जो छात्र केवल भारत के ही नहीं हैं, अलग अलग स्थानों के जो विदेशों से आते हैं। तो यहां आपको समझना पड़ेगा कि जिस समय समाज में, संस्कृति में शिक्षा की बात होगी वहां ये परंपराएं चल नहीं पाएंगी। लेकिन जब समाज में रूढ़ियां आएंगी, जब समाज रुक जाएगा तो वहां यही परंपरा चल रही है ना, ऐसी परंपराओं का ही विकास होगा। क्या क्लियर है इतनी बात? क्या क्षत्रिय तो अनुलोम विवाह है ना? अरे भाई ऐसे ही समझो, ऊपर का अगर ये जो वैश्य कर ले शूद्र में, ये भी अनुलोम है, यही तो समझाए आपको। ऊपर के व्यक्ति अपने नीचे कर ले कोई समस्या नहीं, ऊपर के व्यक्ति अपने नीचे कर ले कोई समस्या नहीं, लेकिन अगर कोई जो नीचे का व्यक्ति है तो उससे समस्या हो जाएगी। और यहीं से आप देखेंगे आगे चल के भारत में सामाजिक तनाव पैदा होगा, इसी से ही होगा सामाजिक तनाव पैदा। ठीक है, अब आ जाइए आगे इसके। हाँ ऐसे ही हो सकता है, ऐसे ही समझ लो, उसी तरह से जोड़ के समझ लो, आगे बढ़ जाओ। अब 600 बीसी की अर्थव्यवस्था, ठीक बात है। (600 बीसी की अर्थव्यवस्था कैसी है? अगर आप देखेंगे, कोई कह रहा है कि 4 अर्थ सत्य क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। क्या है? अर्थ, काम और मोक्ष। आर्यों के लिए यही 4 आर्य जो सत्य हैं कि अगर आप कहें इसी तरीके से चलना। आगे चल के चर्चा करेंगे अभी जब बुद्ध पे आएंगे तो। अब अर्थव्यवस्था के बारे में समझो थोड़ा। अर्थव्यवस्था कैसी है? इस समय आप देखते हैं बड़ा आर्थिक विकास दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? आर्थिक विकास। अभी लिखना नहीं, केवल समझना है। इस समय बड़ा आर्थिक विकास दिखाई देता है। आर्थिक विकास है ना, यहां आपको बहुत बड़ी जो आपको समृद्धि दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि अधिशेष नीचे से ऊपर जा रहा है। अगर आप ऐसे समझिए तो ये जो एग्रीकल्चर करने वाले लोग हैं जिनको आपने शूद्र कहा, ये ऊपर अधिशेष भेज रहे हैं, और जब अधिशेष जाएगा तो व्यापार आएगा, और जब व्यापार होगा तो जो नगरीकरण होगा, और नगरीकरण से ही सारी व्यवस्थाएं आएंगी, समृद्धि आएगी। क्या बात समझ में आ रही है आपको? यह चीज यहां पर दिख रही है। यहां आप देखेंगे हड़प्पा काल में पहली बार आपको अधिशेष दिखा था। हड़प्पा काल में पहली बार अधिशेष दिखा था कि नहीं? अच्छी चर्चा करके बताया था कि वहां अधिशेष कैसे निकलता था। और उसके बाद दूसरी बार ऐसा समय आया है जहां अधिशेष निकलता हुआ दिख रहा है।
इसीलिए इस समय को अगर आप देखें तो हम कहते हैं दूसरा नगरीकरण। क्या कहते हैं? दूसरा नगरीकरण। यहां अगर आप देखें तो जो गंगा घाटी है, गंगा घाटी में लोहे के हलों का जब प्रयोग हुआ, लोहे के हलों का प्रयोग, उससे यहां बहुत तेजी से बदलाव आया। लोहे के हल का प्रयोग किया गया तो इससे बहुत तेजी से बदलाव आया और धान के रोपण की विधि खोजी गई। धान के रोपण की विधि, धान को कैसे रोपते हैं? आज भी वैसे ही रोपते हैं, उसी तरीके से रोपते हैं धान। धान के रोपण की विधि, धान के रोपण की विधि ढूंढी गई। अब ये सारे काम हो रहे हैं, धान के रोपण की विधि आ गई और इसके बाद उत्पादन जो पहले इतना होता था अब इतना होने लगा। उत्पादन बहुत ज्यादा हो गया और जब भी उत्पादन ज्यादा होगा तो उसके बाद अर्थव्यवस्था बिल्ड होना शुरू हो जाएगी। तो यहां उत्पादन ज्यादा हो गया, उत्पादन बहुत ज्यादा। जब उत्पादन ज्यादा होगा तो अधिशेष आएगा, अपने खाने के बाद बहुत सारा अनाज बच जाएगा। क्यों? अनाज बचेगा नहीं बचेगा? आज भी आप देखते हैं कि अपने खाने के बाद बहुत बड़ा अनाज का हिस्सा हम बेच देते हैं। तो उस समय भी अधिशेष बहुत ज्यादा आने लगा और अधिशेष जब ज्यादा आएगा तो जनसंख्या भी बढ़ेगी। जब आपके घर में खाने के लिए व्यवस्था होगी तभी तो जनसंख्या बढ़ेगी। इस बात को समझिए, यहां पर जो जनसंख्या की वृद्धि भी दिखाई दे रही है। अगर आप देखें जनसंख्या की वृद्धि, क्यों हो रही है? क्योंकि समृद्धि बढ़ रही है। अब आज के समय उल्टा चल रहा है मामला। अब समृद्धि बढ़ रही तो लोग कह रहे हैं कि अब नहीं, बहुत ज्यादा जनसंख्या नहीं बढ़ानी है, एक बच्चे हो तो बहुत बढ़िया। लेकिन उस समय का नियम अलग था। पहले क्या था कि अगर हमारे घर में समृद्धि है, जो व्यवस्थाएं हैं, तो लोग अपनी जनसंख्या की वृद्धि की बात करते थे। इसके अलावा और क्या चल रहा है? नगरीकरण बहुत तेजी से हो रहा है। नगरीकरण तेजी से हो रहा है। क्यों? क्योंकि व्यापारी वर्ग आ रहा है। अब जब व्यापारी वर्ग रहेगा शहरों में तो बहुत सारे उत्पादक कार्य भी करेगा, ठीक है, बहुत सारी वस्तुएं भी बनाएगा, बहुत सारे मृद भांड भी बनाएगा, बहुत सारे जो धातुओं का काम करेगा, अलग अलग प्रकार के काम होंगे। तो जब अलग अलग प्रकार के काम होंगे तो उसका परिणाम होगा नगरीकरण, है ना। इसके अलावा साहित्यिक और जो पुरातात्विक साक्ष्य है वो भी बताते हैं कि इस समय बड़े पैमाने पर जनसंख्या में वृद्धि हुई, बड़े पैमाने पर नगरीकरण हुआ। तो इस बात की पुष्टि ऐसे नहीं चल रही है, इसकी पुष्टि उस समय के जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं उनसे भी है और साहित्यिक साक्ष्यों से भी है। साहित्यिक साक्ष्य, ये दोनों साक्ष्य मिलते हैं जिसके आधार पर आप ये कहते हैं कि यहां पर बड़ी अच्छी स्थितियां बन रही हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद पहली बार गंगा घाटी में नगर दिखाई दे रहे हैं। सिंधु घाटी के बाद पहली बार गंगा घाटी में नगर दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? नगर। गंगा घाटी में नगर। यह दूसरा नगरीकरण हो गया। तीसरा नगरीकरण आएगा दिल्ली सल्तनत के समय। कब आएगा? जब सल्तनत की स्थापना होगी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, उसके बाद इल्तुतमिश आएगा, इल्तुतमिश के बाद बलबन जब आएगा, जब व्यवस्था बढ़ेगी, तब आप देखेंगे सल्तनत काल में नगरीकरण होगा। इरफान हबीब लिखते हैं कि नगरीकरण का तीसरा चरण वहां दिखता है सल्तनत काल में। क्या आपके दिमाग में बात बैठी? तो तीसरा नगरीकरण आगे देखेंगे हम। अभी दूसरा नगरीकरण कहां हुआ? गंगा घाटी में। तो यह बात समझिए कि गंगा घाटी में नगरीकरण के पीछे का कारण क्या है? एक तो उत्पादन, दूसरा जो लोहे का बड़े पैमाने पर प्रयोग, तीसरा यहां पर अच्छे शासक हैं, इन शासकों के पास शक्ति भी बहुत है। तो यह चीज भी आपको दिखाई देगी। इसके अलावा बहुत सारे नगरों के प्रमाण हमें मिलते हैं। काशी इसी समय आपको खूब अच्छी स्थिति में दिखाई देगा। काशी मतलब बनारस, काशी मतलब बनारस बहुत पुराना केंद्र है कपड़ों के व्यापार का। आज भी बनारसी साड़ियां बहुत प्रसिद्ध है ना। लोग कहते हैं हम भी बनारसी साड़ी खरीदेंगे कभी, ये लोग बोलते रहते हैं अक्सर। तो यहां आप देखेंगे बनारस। दूसरा कौसाम्बी,
कौशाम्बी का इलाहाबाद के पास में, कौशाम्बी। इसके अलावा आपको दिखाई देगा साकेत, मतलब फैजाबाद। उत्तर प्रदेश में अभी एक स्थान है जिसका नाम अयोध्या हो गया है, उसको कहते हैं साकेत। इसके अलावा आपको दिखाई देगा वैशाली, वैशाली राजगृह, यहां पर आपको दिखाई देंगे वैशाली राजगृह। अब ये सारे नगर बनते जा रहे हैं, यहां पे उत्पादन का कार्य हो रहा है बड़े पैमाने पर, आपको शहरों का विकास दिखाई दे रहा है। इस समय उद्योग, जो शिल्प के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी की बात हो रही है। मतलब शिल्प, व्यवसाय, उद्योग के क्षेत्र में हमें बहुत बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। उदाहरण के लिए ये जो आपका राजगृह है जिसमें आज आप हैं, यहां निवास कर रहे हैं इस पावन भूमि पर, यहां 18 प्रकार के व्यवसाय की चर्चा मिलती है। कितने प्रकार की? 18 प्रकार के यहां बिजनेस होते थे, 18 प्रकार का व्यापार होता था। पटना बहुत बड़ा केंद्र है, अंग्रेजों के समय में भी व्यापार के 18 प्रकार मिलते हैं। इसमें अलग अलग प्रकार के व्यवसाय होते थे। जो सोने का काम करता था उसको क्या कहते हैं? सोनार। अब यहां देखिए, इस जगह जो जो काम करेगा वही उसकी जाति हो जाएगी। अगर आप काम करते हैं लकड़ी का तो आप क्या कहलाएंगे? बढ़ई। अगर आप काम करते हैं जो लोहे का तो आप क्या कहलाएंगे? लोहार। अगर आप जो काम करते हैं जो मिट्टी के बर्तन बनाने का तो क्या कहलाएंगे? महार। मतलब हर काम आपका उससे जुड़ता चला जा रहा है कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे। और यहां हम देखते हैं 18 प्रकार के व्यवसाय या व्यापार की सूचना मिलती है। इसके अलावा और क्या दिखता है? यहां पर बहुत प्रकार के जो मृदभांड दिख रहे हैं। ठीक है, एक तो आपने जो व्यवसाय देखा, जो सोने का व्यवसाय मिला, इसके अलावा चांदी का काम करने वाले, इसके अलावा जो ऐसे लोग हैं जो नमक का काम कर रहे हैं। उस समय बहुत ज्यादा आवश्यकता थी जो नमक की, इसलिए अगर आप देखेंगे तो महात्मा गांधी अपने समय में सबसे बड़ी बात करते हैं जो नमक आंदोलन पर, जो दांडी आंदोलन चलाते, क्योंकि हर घर में जो व्यक्ति हमेशा नमक खाता है कि नहीं? लोग बोलते हैं तुमने मेरा नमक खाया है, उसका हक अदा करना पड़ेगा। बड़ा छोटी चीज है लेकिन बहुत ही अच्छी है। एक दिन नमक आपको न मिले आपकी हालत खराब हो जाएगी, सारे आपके व्यंजन फीके हो जाएंगे। जितने व्यंजन बनाते हैं सब व्यंजन फीके हो जाएंगे, नमक हटा दें घर से तो यहां आप देखिए जो नमक का व्यवसाय। इसके अलावा शीशे का व्यवसाय, शीशा, यहां पर आपको जो शीशा का व्यवसाय दिखाई दे। इसके अलावा चित्रित धूसर मृदभांड, यहां पर एक मृदभांड आपको मिलेगा जो चित्रित मृदभांड मिलेगा। बेसिकली चित्रित मृदभांड, जो धूसर नहीं है, चित्रित, ऐसे मृदभांड जिसके ऊपर चित्र बने हुए हैं, चित्रित मृदभांड भी आपको मिलेगा। क्या इतनी बात क्लियर है? बोलिए। अगला पॉइंट बनाइए, मुद्रा और, इसको लिखना है। अरे पहले एक और समझ लो भाई, एक और समझ लो फिर दोनों लिख लेंगे। मुद्रा और पूंजी बाजार। आपने अभी इकोनॉमी पढ़ा है, मुद्रा और पूंजी बाजार। अब इस समय हमारी मुद्रा देखिए हम कैसे बता रहे हैं। अब यहां पर पहली बार इतिहास में आपको एक चीज दिखेगी कि हमें मुद्रा तथा पूंजी बाजार दिखेगा। क्या दिखेगा? मुद्रा दिखेगी और यहां पर आपको पूंजी बाजार दिखेगा। कैसे? इस समय अगर आप देखें जो मुद्राएं चलती थीं उनको आहत मुद्रा कहा गया। क्या कहा गया है? आहत मुद्रा। आहत मुद्रा का मतलब इसके ऊपर कोई तिथि नहीं है, कोई तिथि आहत मुद्रा। अगर आपसे यह पूछा जाए कि सबसे पहले की मुद्रा कौन सी है? आहत मुद्रा। अगर आप देखें तो ये आहत सिक्के जो हैं चांदी और तांबे के बने हुए हैं, चांदी और तांबे के हैं।
जो सिक्का चांदी का है उसके लिए एक शब्द आता है सतमान, और एक शब्द आता है कसारपण। अब आपके सामने एक प्रश्न आ जाएगा कि उस समय चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे। इसके अलावा आ जाइए, इसमें तांबे के सिक्कों को क्या कहते थे? मासक, 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 मासक। और एक इसका एक और नाम था काकड़ी, काकड़ी और मासक। एक बार बोलो, बहुत बढ़िया। अब यहां देखिए, एक बात समझना पड़ेगा कि जब अर्थव्यवस्था में सिक्का आ जाएगा तो सिक्कों के प्रचलन से अर्थव्यवस्था में मौद्रीकरण होगा। जब भी सिक्के समाज में आएंगे, अर्थव्यवस्था में आएंगे, इसका मतलब कि अर्थव्यवस्था में मौद्रीकरण होना चाहता है। अब यहां पे मौद्रीकरण होना शुरू होगा, मौद्रीकरण की शुरुआत। तो 600 बीसी बड़ी महत्वपूर्ण बीसी है, यहां बहुत कुछ हो रहा है, मौद्रीकरण की शुरुआत हो रही है। अब जब मौद्रीकरण की शुरुआत होगी तो एक बात हमें बताइए कि जब मुद्रा आती है तो लंबी दूरी के व्यापार करना आसान हो जाता है। लंबी दूरी के व्यापार को प्रोत्साहन मिला मुद्रा से। लंबी दूरी के व्यापार को प्रोत्साहन। लंबी दूरी, अगर आपके पास हो पैसा तो आप जाइए इंग्लैंड से कोई माल खरीद लाइए, नहीं। अगर यह बात हो नहीं कि इतना सामान लेकर जाना फिर सामान मिलेगा, तो आप कहेंगे अब हम नहीं जाएंगे, इंग्लैंड भेजो चाहे हमको और कहीं भेजो, हम कहीं नहीं जाएंगे। अगर आपके पास मुद्रा है तो मुद्रा देकर आप कोई सामान खरीद सकते हैं। यहां अर्थव्यवस्था अगर विकसित हो रही है तो उसके पीछे मुद्रा का आधार है। लंबी दूरी के व्यापार को प्रोत्साहन मिला, और जब लंबी दूरी के प्रोत्साहन का जो व्यापार मिलेगा तो आप देखेंगे समाज में समृद्धि आएगी। क्या आएगी समाज में? समाज में समृद्धि दिखाई देगी। ये समाज में जो समृद्धि आपको दिखेगी, इसके लिए एक आधार तो मुद्रा ने बनाया। और अगर आप देखेंगे इस समय की जो मुद्रा है उसके ऊपर कोई तिथि या कोई लिपि नहीं लिखी गई है, मतलब कोई लिपि भी नहीं है, कोई लिपि भी नहीं है, कोई तिथि भी नहीं है। इसके अलावा और क्या है इस पर कुछ चिन्ह मिलते हैं, कुछ आपको ऐसे संकेत मिलते हैं जिनको कहते हैं सूर्य के चिन्ह मिलेंगे। कुछ ऐसे सिक्के जिसपे सूर्य का चिन्ह मिला। यह प्रश्न आ सकता है कि आहत सिक्कों पर कौन से चिन्ह प्राप्त होते हैं, तो सूर्य के चिन्ह प्राप्त होते हैं। इसके अलावा चंद्रमा, इसके अलावा पेड़, जो पहाड़ी, यहां पर देखें कि वृक्ष के चिन्ह, पहाड़ी के चिन्ह, ये सारे चिन्ह आपको मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा मानव की आकृतियां भी कहीं कहीं बनी हुई है, मानव आकृति। अब एक बार बोलो कि आहत सिक्कों पर क्या क्या मिलता है? ठीक है, अगली बात सुनिए। इस समय ये जो सिक्के चल रहे हैं इनको कोई राजा नहीं चला रहा, इनको कोई राजा, एक बार बोलो, इनको कोई राजा, इनको व्यापारी चला रहा है। कौन चला रहा है? व्यापारी चला रहा है। और इसीलिए व्यापारियों की स्थिति काफी मजबूत होगी। इसीलिए बुद्ध के समय में अनाथ पिंडक सबसे बड़ा व्यापारी था, जो राजा और जब उसके सामने कुछ नहीं थे। इसीलिए जब बुद्ध आए तो व्यापारियों ने बढ़ चढ़ के बुद्ध को सहायता दिया। यहां समझिएगा, क्योंकि वैदिक कर्मकांड की व्यवस्था ब्याज पर पैसा देने को मना करती थी, और व्यापारी वर्ग जब भी व्यापार करेगा तो वो अपने पैसे का लेन देन तो उसको वैसे भी करना पड़ेगा, और जब वो नहीं कर पाएगा तो वो उस व्यवस्था से असंतुष्ट होगा। और इसीलिए वैदिक कर्मकांड की व्यवस्था का वैश्य वर्ग के द्वारा विरोध किया गया। बाद में शूद्र भी उसमें आगे आ गए। मतलब शूद्र और वैश्य हमेशा से ही ऊपर वालों का विरोध करते थे, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे आप ज्यादा विरोध देखेंगे। तो यहां आप इस बात को समझ पा रहे हैं। आरंभिक समय में जो सिक्कों का प्रचलन किसने किया? व्यापारियों ने। किसने किया?
ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसको लिख ही लीजिए, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा आपसे, फिर नहीं पचेगा। जो सबसे पहले अर्थव्यवस्था हेडिंग बनाइए, अर्थव्यवस्था। इसमें लिखिए, यह समय आर्थिक विकास और समृद्धि का काल था। यह समय आर्थिक विकास और समृद्धि का काल था। यह समय आर्थिक विकास एवं समृद्धि का काल था। हमें इस समय कृषि व्यवस्था से अधिशेष दिखाई देता है। अधिशेष दिखाई देता है। जो हड़प्पा काल के बाद दूसरी बार दिखता है। जो हड़प्पा काल के बाद बड़े पैमाने पर, जो हड़प्पा काल के बाद बड़े पैमाने पर हमें दिख रहा है। जो हड़प्पा काल के बाद हमें दूसरी बार बड़े पैमाने पर दिख रहा है। अगला पॉइंट, इसी समय गंगा घाटी में लोहे के हलों का प्रयोग शुरू हुआ। इसी समय गंगा घाटी में लोहे के हलों का प्रयोग शुरू हुआ तथा धान के रोपण की विधि खोजी गई। धान के रोपण की विधि खोजी गई। इससे उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई। अगला पॉइंट, इस काल में हमें जनसंख्या में वृद्धि दिखाई देती है। इस काल में हमें जनसंख्या में वृद्धि दिखाई देती है और नगरीकरण भी दिखता है। साहित्यिक और पुरातात्विक साक्ष्यों से इसकी जानकारी मिलती है। अगला पॉइंट, इस समय के प्रमुख नगर निम्नलिखित हैं। इस समय के प्रमुख नगर निम्नलिखित हैं।
इस समय के प्रमुख नगर निम्नलिखित हैं। काशी, काशी, कौशांबी, काशी, कौशांबी, साकेत, काशी, कौशांबी, साकेत, साकेत, वैशाली, राजगृह, वैशाली, राजगृह आदि आदि। अगला पॉइंट क्या? फैजाबाद, अयोध्या, अभी राम मंदिर वहीं बन रहा है ना, वही जगह साकेत। कौशांबी इलाहाबाद के पास है। चलिए अगला पॉइंट बनाइए। इस काल में उद्योग, शिल्प, इस काल में उद्योग मतलब बिजनेस, इस काल में उद्योग, शिल्प और व्यवसाय, इस काल में उद्योग, शिल्प और व्यवसाय के बढ़ने के साक्ष्य मिलते हैं, कि बढ़ने के साक्ष्य मिलते हैं। उदाहरण के लिए बिहार के राजगृह में, उदाहरण के लिए बिहार के राजगृह में 18 प्रकार के, बिहार के राजगृह में 18 प्रकार के व्यवसायों की चर्चा मिलती है। 18 प्रकार के, 18 टाइप्स, 18 प्रकार के व्यवसायों की चर्चा मिलती है। जैसे सोना, जैसे सोना, चांदी, जैसे सोना, चांदी, नमक, जैसे सोना, चांदी, नमक, सीसा, उत्तरी कालीन चित्रित मृदभांड, उत्तरकालीन चित्रित मृदभांड, उत्तरकालीन चित्रित मृदभांड आदि प्रमुख हैं। उत्तरकालीन चित्रित मृदभांड आदि प्रमुख हैं। अगला पॉइंट, मुद्रा और जो पूंजी बाजार, ये हो गया। आपको पूरी बात याद हो गई? आहा सिक्के को एक बार रिवीजन करो, बताओ फटाफट। आहा सिक्का है क्या? बोलो फटाक से बताओ। इसको देख के बोल रहे थे क्या? अच्छा ये बात थी, तभी तो बोल ही रहे थे आप लोग। इसको देख के बोल रहे थे क्या? चलिए अगला पॉइंट बनाइए, मुद्रा और पूंजी बाजार। आहा सिक्का को पंचमार्क सिक्का भी कहते हैं, ठीक है। आहा सिक्का को पंचमार्क सिक्का भी कहते हैं, लिख दो। चलिए इसमें लिखिए, जो मुद्रा तथा पूंजी बाजार में पहला पॉइंट, भारत के इतिहास में, पहला पॉइंट, भारत के इतिहास में पहली बार, भारत के इतिहास में पहली बार
मुद्रा और पूंजी बाजार का उद्भव दिखाई देता है। भारत के इतिहास में पहली बार मुद्रा और पूंजी बाजार का उद्भव दिखाई देता है। अगला पॉइंट, उद्भव दिखाई देता है। इस समय जिस प्रकार की मुद्राएं चलती थीं, इस समय जिस प्रकार की मुद्राएं चलती थीं, उन्हें आहत सिक्के कहते हैं। उन्हें आहत सिक्के कहते हैं। इन सिक्कों के हमें कई रूप मिलते हैं। इन सिक्कों के हमें कई रूप मिलते हैं। कई रूप मिलते हैं, जैसे चांदी और तांबे के सिक्के। अभी चल जाएगा पंखा, आप उस पर ध्यान मत दो। ऊपर देख रहे हैं कुछ लोग कि नहीं पंखा चल रहा, अरे भाई चल जाएगा, चल गया। इस समय क्या लिखा था? चांदी और तांबे के सिक्के बने, तो वहीं नीचे लिख दो चांदी के सिक्के के दो हिस्से। चांदी के सिक्के के दो हिस्से, जो शतमान और कसारपण। कोई बोल नहीं रहा। चांदी के सिक्के के दो हिस्से, जो शतमान और कसारपण। नहीं, अभी नहीं। तांबा के मासक और काकड़ी। इसको बना लिया, आगे बढ़िए। अगला पॉइंट, सिक्कों के प्रचलन से। अरे इसको बना लो भाई, इसमें क्या है इतना बड़ा? चांदी और तांबे के सिक्के मिलते हैं। चांदी के सिक्के में आपको जो दो प्रकार के सिक्के दिखते हैं, शतमान और कसारपण। तांबे के सिक्के में आपको दो प्रकार के सिक्के दिखते हैं, मासक और काकड़ी। हो गया। अगला पॉइंट, सिक्कों के प्रचलन से। सिक्कों के प्रचलन से, सिक्कों के प्रचलन से अर्थव्यवस्था का, सिक्कों के प्रचलन से अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण दिखाई देता है। अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण दिखाई देता है। अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण दिखाई देता है। इससे लंबी दूरी के व्यापार को, इससे लंबी दूरी के व्यापार को बढ़ावा मिला। इससे लंबी दूरी के व्यापार को बढ़ावा मिला और समाज में समृद्धि आई। और समाज में समृद्धि आई। अगला पॉइंट, आहत सिक्कों के ऊपर कोई तिथि, आहत सिक्कों के ऊपर कोई तिथि या कोई लिपि हमें प्राप्त नहीं होती। आहत सिक्कों के ऊपर कोई तिथि या लिपि हमें प्राप्त नहीं होती।
इन सिक्कों पर कई प्रकार के प्रतीक चिन्ह मिलते हैं। इन सिक्कों पर कई प्रकार के प्रतीक चिन्ह मिलते हैं। इन सिक्कों पर कई प्रकार के प्रतीक चिन्ह मिलते हैं, जैसे सूर्य, चंद्र, वृक्ष, पहाड़, मानवाकृति। अब ये प्रश्न आ जाएगा कभी भी, आहत सिक्कों के विषय क्या है? आहत सिक्कों के विषय क्या है? तो आहत सिक्कों के विषय देख लीजिए। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए। आरंभिक समय में, अगला पॉइंट, आरंभिक समय में इन सिक्कों का प्रचलन व्यापारियों के द्वारा करवाया गया। आरंभिक समय में इन सिक्कों का प्रचलन व्यापारियों के द्वारा करवाया गया, राज्य के द्वारा नहीं हुआ। व्यापारियों के द्वारा करवाया गया, राज्य के द्वारा नहीं हुआ। क्या क्लियर है सबको? राज्य के द्वारा नहीं हुआ। बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट बनाइए, पूंजी बाजार। अभी समझना है पहले पूंजी बाजार। आप लोग सोच रहे हैं इसमें तो इकोनॉमी आ गई पूरी, लेकिन अब है तो आपको देखना पड़ेगा कि पूंजी बाजार अगर आप देखते हैं तो इस समय 600 बीसी में 600 बीसी में आपको एक बात समझ में आएगी कि जो व्यापारी हैं, जो महाजन हैं, जो साहूकार हैं, उनकी जानकारी मिलने लगती है। मतलब व्यापारियों की, ठीक है, महाजनों की, जो सूद पर पैसा देते हैं उनकी, सूद पर पैसा देने वालों की, कि हमें जानकारी मिलने लगती है। इस समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आप देखेंगे कि व्यापारियों की जानकारी मिलती है, महाजनों की जानकारी मिलती है, और जो सूद पर पैसा देते हैं उनकी जानकारी मिलती है। क्या क्लियर है इतनी बात? ये लोग ब्याज पर भी पैसे का लेन देन करते थे, ब्याज पर पूंजी का लेन देन। ब्याज पर पूंजी का लेन देन करते थे। और अगर आप देखेंगे कि ये जो इस तरीके से काम कर रहे हैं तो इससे व्यापार की बढ़ोतरी हुई। क्या हुआ? इससे व्यापार की बढ़ोतरी हुई। कुछ ऐसे लोग आए जो नगर में रहते हैं, इनके पास खूब पैसा है। अब ये अपने पैसे को और आगे बढ़ाने के लिए उन क्षेत्रों में अपना पैसा लगाएंगे जहां पर पैसा इन्वेस्ट नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ नगरीय केंद्र पहले हो गए डेवलप, वहां पर कुछ वर्ग विशेष उत्पन्न हुए जिनको महाजन कहा गया, जिनको व्यापारी कहा गया। इन व्यापारियों ने और लाभ अर्जित करने के लिए उन क्षेत्रों को खोजना शुरू किया जहां अभी विकास नहीं हुआ है। वहां पर अपना पैसा लेकर जाओ और वहां उत्पादन के कार्य को प्रोत्साहन दो, जिससे भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में व्यापार वाणिज्य का विस्तार हुआ। यह विस्तार सरकार नहीं कर रही है, यह विस्तार राज्य नहीं कर रहा है, यह विस्तार व्यापारी कर रहा है। आज पूरी दुनिया की व्यवस्था कौन चलाते हैं? व्यापारी चलाते हैं। जो बोलने में संकोच मत करिए। एक बहुत बड़ा कमेंट है कि जो लोकतंत्र है वो धन तंत्र है।
लोकतंत्र धनतंत्र के रूप में है। जिसके पास है पैसा लोकतंत्र में, वही है नेता। जिसके पास है पैसा वही तो नेता है। अमेरिका में जाके देखिए, सारे के सारे जो बड़े पूंजीपति हैं, उन्हीं के अनुसार अमेरिका की सरकार चलती है। भारत में भी लगभग स्थितियां वही है। व्यापारियों का बड़ा दबदबा होता है क्योंकि वो व्यवस्था को लेकर चलते हैं। अगर आप देखिए, इतने बड़े बड़े जो घराने हैं जिनमें हजारों लोगों को रोजगार मिलता है, तो यहां समझना पड़ेगा कि एक पूरी व्यवस्था आ रही है और उस व्यवस्था के कारण बहुत सारे ऐसे निवेशक निकले जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में पैसा लगाना शुरू किया। ऐसे निवेशक आए जो अलग अलग क्षेत्रों में पैसा पहुंचा। अब एक बात समझिएगा, आज के समय में जब कोई व्यापारी कहीं पर भी पैसा लगाता है तो सबसे पहले चीज देखता है कि वहां कच्चा माल है कि नहीं, कच्चा माल है कि नहीं। इसके बाद देखेगा कि वहां पर हमारी सुरक्षा होगी कि नहीं, अपनी सुरक्षा का कंसर्न देखेगा। अगर आप यह समझ लीजिए कि अगर कोई व्यापारी इस समय पैसा लगाएगा तो सबसे पहले इन बातों को ध्यान देगा। अगर कोई झारखंड में जा रहा है या छत्तीसगढ़ में जा रहा है और वहां पे कोई नक्सली पहुंच गया, आप गए कि हम अपना पूरा पैसा लगाएंगे, उसने भी आपको फोन किया, आओ इधर पहले 100 करोड़ दे दो इधर, तो आप उसी दिन भाग खड़े होंगे। आप देखिए वेदांता प्रोजेक्ट वो हट गया। अधिकतर ऐसे प्रोजेक्ट हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां जब भी एक हमेशा सरकार यह प्रयास करती है, बड़े बड़े व्यापारियों को उनको प्रोत्साहन देती है कि आप आइए, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी, आपको जमीन हम देंगे, आपको हर तरीके से सहयोग करेंगे, आपको टैक्स कम देना पड़ेगा, तब व्यापार का प्रोत्साहन होता है। क्या बात समझ में आ रही है? अभी आप लोगों ने इकोनॉमी पढ़ा इसलिए बता रहा हूं। तो थोड़ा इस बात को समझिए कि वहां पर क्या ऐसा हुआ कि लोगों ने अब अपनी पूंजी अलग अलग क्षेत्रों में निवेश करना शुरू कर दिया और इससे कुछ ऐसे इलाके जहां पर पूंजी नहीं थी वहां पर पूंजी पहुंच गई, उस जगह पूंजी पहुंच गई। पूंजी विहीन इलाकों में पूंजी पहुंची। और दूसरी बात, ये पूंजी इसलिए पहुंची क्योंकि यहां पूंजी संचित हुई। क्या हुई? पूंजी संचित होगी तभी तो कोई कुछ करेगा। अंग्रेज जब तक आपके देश में थे, आप एक काम नहीं कर पाए, एक काम आपने नहीं किया। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने अंदर ही अंदर मन बनाया था कि आपके पास एक पैसा रहने नहीं देंगे, एक भी पैसा आपके पास नहीं रहेगा। धन निष्कासन के तहत हम सारा पैसा छीन लेंगे तुमसे, न जेब में तुम्हारे रहेगा पैसा, न तुम ज्यादा बोलोगे। पैसा जब होता है तभी आपका दिमाग काम करता है, आप अपनी फैक्ट्री लगाते हो, अपना व्यवसाय करते हो, आगे बढ़ने का प्रयास करते हो। इसीलिए अंग्रेजों ने भारत से धन निष्कासन किया। 1757 के बाद जो अंग्रेज व्यापारी भारत में अपना सोने का सिक्का बुलियन लेकर आते थे, उन्होंने भारत में पैसा लाना बंद कर दिया और भारत के ही पैसे से भारत का ही सामान खरीदकर इंग्लैंड से भेज दिया और यहां पर खूब घूस लिया। मतलब अगर आप देखें, धन निष्कासन एक ऐसी प्रक्रिया थी कि जिससे भारत का खून लगातार निकाला गया जब तक अंग्रेज गए नहीं। तो क्या है धन निष्कासन? धन निष्कासन की प्रक्रिया ऐसी है जहां बदले में भारत को कुछ नहीं मिला पैसा देने के बाद भी। इसीलिए दादा भाई नौरोजी जो इस बात को समझाते हैं इंग्लैंड की संसद में जाके कि भारत ऐसा मरीज है जिसके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, यह व्यवहार नहीं होना चाहिए। आप ऐसे डॉक्टर हैं जो अपने मरीज को नहीं देख रहे हैं कि ये तो ऐसे मर जाएगा। बड़ी अच्छी अच्छी व्याख्याएं किया है, धन निष्कासन की बड़ी अच्छी व्याख्या हुई कि भारत एक ऐसा मरीज है जिसके खून को रोज निकाला जाता है। और उदारवादी जो लोग थे उनका सबसे जो बड़ा महत्व यही है, उन्होंने अंग्रेजों के शोषण वाले चरित्र को सामने रखा भारतीयों के, कि भारत के लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे, इसके पीछे पूंजी का संचित न होना। और जब भी पूंजी संचित नहीं होगी वो देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। आज आपका देश इसलिए आगे बढ़ रहा है, आपके यहां बहुत बड़ा कैप है पैसे का, आपके पास बहुत बड़ा कोष है। आपको क्या लगता है कि आपको वेतन कौन देता है? आपको वेतन आपकी ही जनता पैसा देती है। जो अधिकारी बने उनको वेतन कोई नेता नहीं देता, यहां की जनता अपने टैक्स से पैसा देती है। क्या आपको पता है बात?
आपकी जनता आपके लिए पूरा खर्च करती है, इसलिए आप अपने आम जनता के सेवक हैं। टू सर्व योर कंट्री टू बी ए कंट्री मैन। आपको इस देश के लिए कुछ देना है। और यहां लोग नौकरी में आते राजनीति करना, हमारी ये वाली पार्टी। अरे जिसके वजह से तुमको वेतन मिल रहा उसके लिए थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। जनता ही मालिक है। लोकतंत्र में मालिक कौन है? जनता का शासन जनता के लिए और जनता के द्वारा। अब्राहम लिंकन की बात है ना। अब्राहम लिंकन ने अपने बच्चे को चिट्ठी लिखा था, उनके मास्टर को कहा, देखो मेरा बच्चा ये सोच के मत पढ़ाना, खूब मारना इसको। बड़े लोग अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देते हैं, और जो हल्के लोग होते हैं अपने बच्चे कहते हैं जाओ कुछ करना कर लो। सोच की बात है। इसीलिए सबसे बड़ी गुरु कौन है? माता। पहली गुरु कौन है? इसीलिए महिलाओं का सम्मान सबसे ज्यादा करिए अगर अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो। पहली गुरु मां। और यही समाज है। आने वाले समय में आपने देखा कि सिंधु घाटी में मात्र सत्तात्मक समाज था, अभी आने वाले समय में फिर वही होने वाला है। तो समय रिपीट करता है, तो समय फिर आने वाला है। ठीक है, तो यहां यह बात आपको समझ में आ गई। चलो इसको लिख दो, पूंजी बाजार। खत्म करो पूंजी बाजार को। लिखो, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में छठी शताब्दी ईसा पूर्व में या 600 बीसी ईसा पूर्व में, 600 बीसी में महाजनों और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनों और साहूकारों की हमें जानकारी मिलती है। महाजनों और साहूकारों की जानकारी मिलती है। महाजनों और साहूकारों की जानकारी मिलती है। इस पे लोगों के जो कमेंट उस पे हंस रहा हूं। जाने दीजिए, आप लोग क्या करेंगे सब कमेंट सुन के। थक गए हैं? अरे अभी तो 1 घंटा से पढ़े हैं यार। अभी आप लोग कितना पढ़े हैं, थक गए। अभी और कहानी सुनाएंगे, अभी आप परेशान न होइए, आगे सुनिए। क्या लिखा आपने कि जानकारी मिलती है? अगला पॉइंट लिखिए। जो ब्याज पर पूंजी का लेन देन करते थे, जो ब्याज पर पूंजी का लेन देन करते थे, जो ब्याज पर पूंजी का लेन देन करते थे, निवेशकों के इस वर्ग के, निवेशकों के, यह निवेशक लिखा है, निवेशकों के इस वर्ग के आने के बाद, निवेशकों के इस वर्ग के आने के बाद उन क्षेत्रों से पूंजी ऐसे स्थानों पर पहुंची, उन क्षेत्रों से पूंजी ऐसे स्थानों पर पहुंची जहां पूंजी की कमी थी, जहां पूंजी की कमी थी। परिणाम स्वरूप नए व्यवसाय और रोजगार के अवसर बने। परिणाम स्वरूप
नए व्यवसाय और रोजगार के अवसर बने। ठीक हो गया। श्रेणी व्यवस्था। थक गए? थक गए? थक गए क्या? बहुत बढ़िया। उत्साह तो दिखाते हैं आप लोग, लेकिन थोड़ी देर फिर आगे बढ़ते फिर थक जाते हैं। उत्साह तो अच्छा बनाते हैं। आप लोग वो रेसर हैं जो थोड़ी देर तो बहुत अच्छा दौड़ते हैं, फिर उसके बाद थक के खड़े हो जाते हैं। सर रुकिए। तो श्रेणी व्यवस्था क्या है? पहली बार भारत में एक नई व्यवस्था आ रही है, श्रेणी व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? श्रेणी व्यवस्था। इस श्रेणियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो श्रेणियां क्या हैं, हर काम करती हैं भारत में। इन श्रेणियों के द्वारा कई काम किए जाते हैं। इनकी आर्थिक भूमिका भी है, इनकी राजनीतिक भूमिका भी है, इसके अलावा आप देखते हैं इनकी सामाजिक भूमिका भी है। इसके अलावा इनकी सांस्कृतिक भूमिका भी है। सांस्कृतिक भूमिका। कुछ और सुनने का आपका मन है लगता है। लग रहा है मुझे कि कुछ ऐसा ही है मामला। क्या सुनना चाहते हैं आप? हम तो यही नहीं समझ पाते हैं। एक बात तो ये सुनो कि लीख 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 तीनों चले। कौन कौन? लीख लीख। कायर कूत कपूत। लीख लीख तीनों चले, कायर कूत कपूत। उसके बाद अगली लाइन है, जो अगली लाइन में आएंगे आप, कि बिना लीख तीन चले। अगली लाइन क्या होगी? कि जो बिना लीख तीन चले, शायर सिंह सपूत। शायर सिंह सपूत। अगर आप एक बात समझ लीजिए कि जो लीक पे चलेगा वो अपना रास्ता नहीं बनाएगा। एक बार इस बात को समझिए कि जो लीख लीख तीनों चले, कौन कौन? कायर कूत कपूत। और जो बिना लीख चले, शायर सिंह सपूत। शायर सपूत। इसका मतलब यह है कि अपना रास्ता खुद ही बनाना पड़ेगा। अगर आपको चाहिए स्वर्ग तो खुद ही मरना पड़ेगा। अगर उसके बिना आप ये चाहते हैं कि कोई और मरेगा, ये संभव नहीं है। आपको चाहिए स्वर्ग तो आपको मरना पड़ेगा भाई। और वो मरना, ये मरना अलग है। एक वो मरना होता है कि फिर कुछ नहीं पूछता। ये मरना ऐसे ऐसे ही मरना है आपको। पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है? इस बात को आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है। इसके अलावा एक बात और है कि जो धारा के विपरीत ऐसा व्यक्ति ही तैर पाता जिसमें शक्ति होती है। धारा के विपरीत वही व्यक्ति तैर पाता है जिसमें शक्ति होती है। और अगर जिसमें शक्ति नहीं होती वो मुर्दा हो जाता है। नहीं, शक्ति अगर नहीं है, अगर आप देखिए जो गंगा जी में कोई लाश आपको दिखाई, अपने उसी के हिसाब से तैरेगी जैसे वो धारा चल रही है। लेकिन अगर कोई जो जिंदा व्यक्ति है वो अपने हिसाब से वहां रास्ता बनाता है, अपने हिसाब से रास्ता बनाता है, तो यहां पर थोड़ा उत्साह आपको दिखाना पड़ेगा। रास्ता बनाने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। अगर आप रास्ता अपना नहीं बनाना चाहते तो कोई आपको रास्ता नहीं देगा। कोई भी आपको रास्ता नहीं देगा। अपने लिए कम से कम आपको ताली बजानी चाहिए कि आपको अपना रास्ता चाहिए।
आपको रास्ता चाहिए तो अपने लिए सोचिए कि नहीं आपको रास्ता चाहिए। अब ठीक है, श्रेणी व्यवस्था पे आ जाएं। हो गया उत्साहवर्धन। लिखो श्रेणी व्यवस्था। भारत में श्रेणियों की भूमिका, भारत में श्रेणियों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। भारत में श्रेणियों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। भारत में श्रेणियों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसे हम कुछ हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं। इसे हम कुछ हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं। इसे हम कुछ हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं, जैसे आर्थिक भूमिका, सामाजिक भूमिका, सांस्कृतिक भूमिका, राजनीतिक भूमिका, आदि। राजनीतिक भूमिका आदि। पहला पॉइंट, आर्थिक भूमिका क्या है श्रेणियों की? आर्थिक भूमिका। कुछ लोग कह रहे हैं सर एक बार और सुना दिए, थोड़ा एनर्जी डबल हो जाए। अरे भाई, एनर्जी अभी थोड़ा रुक जाइए, इसको लिख ले फिर आपको सुनाता। संघर्ष विराम संघर्ष करना है, छोड़ना नहीं है किसी को। आज आप लोग बहुत मौके से मिले हैं, छोड़ना नहीं किसी को। ठीक है, इसमें लिखिए आर्थिक भूमिका। आर्थिक भूमिका में लिखिए ये श्रेणियां उत्पादन, व्यापार, ये श्रेणियां उत्पादन, व्यापार और वस्तुओं को, ये श्रेणियां उत्पादन, व्यापार और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का कार्य करती थी, भेजने का काम करती थी। इसे हम बैंकिंग व्यवस्था के समान भी मान सकते हैं। इसे हम बैंकिंग व्यवस्था के समान भी मान सकते हैं, क्योंकि ये लोगों से जमा स्वीकार करती थी, आप जाते हैं बैंक में पैसा जमा करने, जमा स्वीकार करती थी और लोगों को उधार भी देती थी,
इसमें लिखिए अगला पॉइंट, ये श्रेणियां स्वयं भी कार्य करती थी, ये श्रेणियां स्वयं भी कार्य करती थी और मजदूरों के द्वारा भी काम करवाती थी। ये श्रेणियां स्वयं भी कार्य करती थी और मजदूरों के द्वारा भी काम करवाती थी। क्या क्लियर है? आर्थिक भूमिका इनकी है क्लियर। ये श्रेणियां उस समय की एक तरह से जो अच्छी बैंकिंग व्यवस्था का रूप आपके सामने रख रही हैं। ये लोगों का जो पैसा जमा कर रही हैं और उनको ये ऋण देने का काम भी कर रही हैं, है ना। अब एक बात समझिए कि अगर हम ये सोचें, आगे बढ़े, राजनीतिक भूमिका, कोई बात नहीं, जो सामाजिक राजनीतिक कोई समस्या नहीं, आगे पीछे कर लेना। राजनीतिक भूमिका, कबीर का एक बहुत अच्छा है कि दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है। क्या सुना है कभी? कि दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। अच्छा सा कोई मौसम, तन्हा सा कोई आलम, अच्छा सा कोई मौसम, तन्हा सा कोई आलम, हर बात का रोना तो बेकार का रोना है। मतलब आप क्यों रो रहे हैं बेकार? कोई रोने का समय है ही नहीं कि ये जो दुनिया है ये आपको मिल जाएगी तो आपको लगेगा नहीं बड़ी आसान है, अगर नहीं मिलेगी तब भी रोना है। नहीं, तो यहां ये बात समझना पड़ेगा कि जो ये दुनिया है ये मिलती है तब भी अच्छा है, अब वंस मोर नहीं हो पाएगा। आगे बढ़ेंगे राजनीतिक भूमिका पर। ये तो छोटी सी टॉफी थी, वो आपको खिलाना था, वो खिला दिए। अब आगे बढ़िए राजनीतिक भूमिका पर। ठीक है, जो राजनीतिक भूमिका में आइए, इसमें लिखिए एक दो बातें। इन श्रेणियों को राज्य से स्वायत्तता मिली हुई थी। इन श्रेणियों को राज्य से स्वायत्तता मिली हुई थी। स्वायत्तता, आजादी नहीं होता इसका मतलब। इन श्रेणियों को राज्य से स्वायत्तता मिली हुई थी। इन श्रेणियों के प्रमुख रथ, छत्र, इन श्रेणियों के प्रमुख रथ, छत्र और ध्वज का प्रयोग करते थे। रथ, छत्र और ध्वज, और ये जो तीन चीज हैं इसका प्रयोग आमतौर पर राजा करता था, लेकिन यहां पर ये श्रेणियां भी कर रहे हैं। इन श्रेणियों के प्रमुख रथ, छत्र और ध्वज का प्रयोग करते थे। इसके अलावा इनकी अपनी निजी सेनाएं भी होती थी। इसके अलावा इनकी अपनी निजी सेनाएं, इनकी अपनी निजी सेनाएं भी होती थी। मतलब खुद की आर्मी रखते थे। आज भी है कि नहीं? हर व्यापारी की अपनी पूरी फोर्स है, इको सिस्टम है, अपने हिसाब से ही उनका सिस्टम चलता। उस समय भी ऐसा था। राजा इनके कार्यों में कोई दखल नहीं देता था। राजा ने इनको स्वायत्तता दे रखी थी कि आप खूब बढ़िया व्यापार करो, केवल एक काम करना, समय पर हमको हमारा पैसा लाके दे देना।
उसके बाद आप आराम से काम करिए, कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई समस्या नहीं है। अगला पॉइंट बनाइए, सामाजिक भूमिका। सामाजिक भूमिका, इन श्रेणियों के द्वारा सामाजिक भूमिका, सामाजिक भूमिका इन श्रेणियों के द्वारा समाज में दान और पुण्य के कार्य भी किए जाते थे। समाज में दान और पुण्य के कार्य भी किए जाते थे। दान और पुण्य के कार्य भी किए जाते थे। इनके द्वारा जैन और बौद्ध धर्म को, इनके द्वारा जैन और बौद्ध धर्म को बड़े पैमाने पर दान दिया गया। इनके द्वारा जैन और बौद्ध धर्म को, जैन और बौद्ध धर्म को बड़े पैमाने पर दान दिया गया, दान दिया गया। अगला पॉइंट, इन्होंने शिक्षा व्यवस्था को भी सहयोग देने का कार्य किया। इन्होंने शिक्षा व्यवस्था को भी सहयोग देने का कार्य किया। इसके अलावा ये अपने सदस्यों को तकनीकी शिक्षा भी देते थे। इसके अलावा ये अपने सदस्यों को तकनीकी शिक्षा भी देते थे। इसका मतलब क्या है कि अगर आप जो जिस प्रकार का व्यापार कर रहे हैं उसकी शिक्षा आपको मिलेगी। इसके अलावा ये अपने सदस्यों को तकनीकी शिक्षा भी देते थे। सांस्कृतिक भूमिका, इनके द्वारा, इसमें पहला पॉइंट, इनके द्वारा कला और धर्म के विकास में भी, इनके द्वारा कला और धर्म के विकास में भी, कला और धर्म के विकास में भी सहयोग किया गया है। कला और धर्म के विकास में भी सहयोग किया गया है। उदाहरण के लिए गुप्त काल के मंदसौर अभिलेख से गुप्त काल के मंदसौर अभिलेख से हमें कुछ जानकारी मिलती है। गुप्त काल के मंदसौर अभिलेख से हमें कुछ जानकारी मिलती है, जैसे ये श्रेणियां मंदिरों का निर्माण कराती थी, जैसे ये श्रेणियां मंदिरों का निर्माण, सड़कों का निर्माण जैसे कार्य करती थी। सड़कों का निर्माण जैसे कार्य करती थी। अब ये सब काम राज्य का है, लेकिन अगर ये काम जो कोई श्रेणी करेगा तो इसका मतलब श्रेणी शक्तिशाली है बहुत। श्रेणियों के पास शुरुआत से शक्ति रही होगी,
और जब शक्ति रहेगी तो शक्ति आती है पैसे से। इसीलिए वैश्य वर्ग के द्वारा हमेशा आप देखेंगे कि यह प्रयास किया गया कि ऐसी व्यवस्था चले आगे जहां पर शक्ति उनके हाथ में हो। कॉपी बंद कर लिए बहुत सारे लोग। हो गया टाइम? अरे भाई, एक भूमिका और लिख लो, एक भूमिका और लिख लो, विधिक भूमिका। लगता है आप लोग बहुत ज्यादा देर तक बैठ के पढ़ते नहीं हैं। कितने बजे करना है? हाँ, वो तो सुबह वाली क्लास जैसे बताओ। तो फिर देख लो जैसे करना हो, फिर वो वाली क्लास शाम को कर देंगे, वो वाली वहां वाली। क्या यहां पे देख लो, कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या भूमिका है? विधिक भूमिका। इसका मतलब क्या होता है? कानूनी अधिकार। क्या मतलब इसका? कानूनी अधिकार। इसका मतलब इन श्रेणियों के पास कानूनी अधिकार भी है। क्या है? अधिकार भी हैं। एक दो लाइन लिख दीजिए। इन श्रेणियों के पास अपने स्वयं के कानून थे। इन श्रेणियों के पास अपने स्वयं के कानून थे। इन श्रेणियों के पास अपने स्वयं के कानून थे। ये लोग मृत्यु दंड छोड़कर सारे दंड दे सकते थे। ये लोग मृत्यु दंड छोड़कर सारे दंड दे सकते थे। ये लोग मृत्यु दंड छोड़कर सारे दंड दे सकते थे। इतनी शक्ति थी। अपना ही कानून, अपना छत्र, अपना घोड़ा, सारी व्यवस्था इनकी अपनी रहती थी। खुद की सेना, अपना ध्वज लेकर चलते थे। इनकी सेनाएं चला करती थी। मतलब एक पूरा इकोसिस्टम व्यापारियों का बहुत पहले से रहा है। आज के ये कोई व्यापारी नए वर्ग नहीं है, व्यापारी शुरुआत से ही बहुत शक्तिशाली रहे हैं। तो यहां इस बात को समझना है। आज के लिए यहीं रुकते हैं। कल हम लोग 8 बजे सुबह क्लास रहेगी। कल 8 से 12। कल सुबह हमारी क्लास रहेगी 8 से 12।